भारतीय संसद से संबंधित दूसरा भाग लोकसभा से संबंधित है। देखिए, भारतीय संसद के जनप्रतिनिधि सदन अथवा निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि लोकसभा लोगों का सदन है, जिसमें लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनावों के माध्यम से चयन किया जाता है। आरंभ में इस सदन की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, परंतु 1956 के 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी सदस्य संख्या को 520 निश्चित कर दिया गया और साल 1963 के 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह संख्या 525 कर दी गई। इसके पश्चात सन 1973 के 31वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी सदस्य संख्या को पुनः बढ़ाकर 545 कर दिया गया और 1987 में जब गोवा, दमन और द्वीप का पुनर्गठन किया गया, तब इसकी अधिकतम संख्या यानी अधिकतम सदस्य संख्या 550 निश्चित कर दी गई। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है और इनमें से 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि के रूप में और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 538 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं। आप वर्तमान में लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा के दौरान राज्यों का प्रतिनिधित्व साल 2019 में क्या है, इसके लिए आप तालिका नंबर 2 को देख सकते हैं, जिसमें विश्लेषण करने के उपरांत आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके उपरांत महाराष्ट्र और इसके उपरांत पश्चिमी बंगाल और चौथे स्थान पर बिहार और तमिलनाडु के 39 मेंबर्स लोकसभा के लिए इलेक्टेड होते हैं। इसके साथ ही यदि आप 17वीं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व देखें साल 2019 के आधार पर, तो आप देखेंगे कि मात्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या प्राप्त है लोकसभा में। और यदि देखिए लोकसभा के सदस्य संरचना पर गौर किया जाए तो इसमें हमें राज्यों का, संघ राज्य क्षेत्रों का और नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस संदर्भ में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा के भारत में 18 वर्ष कर दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया या यूं कहिए विधि के निर्धारण का अधिकार संविधान ने संसद को दिया है और इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और जहां तक नॉमिनेटेड, नामित या निर्देशित सदस्यों का प्रश्न है, इसमें यदि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, तब राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके उपरांत यदि हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पर गौर करें तो देखिए, यह सर्वविदित है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो, वह केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो। इसके उपरांत वह मानसिक रूप से दिवालिया या न्यायालय या संसद द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न ठहरा दिया गया हो। उपरोक्त सभी योग्यताओं के अतिरिक्त
निर्वाचित हो जाने के पश्चात भी लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि कोई सदस्य सदन की आज्ञा के बिना 60 दिनों से ज्यादा (more than 60 days) सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहे तो उसे सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों से भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ एक एफिडेविट द्वारा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज का भी डिटेल देना होता है और इसके साथ ही उसकी आपराधिक संलिप्तता की जानकारी भी देना अनिवार्य होता है। यदि किसी भी सदस्य की योग्यता के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम निर्णय माननीय राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। परंतु राष्ट्रपति निर्णय करने से पूर्व इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से भी परामर्श करता है और उसी के अनुसार अपना निर्णय देता है। इस प्रकार यदि हम लोकसभा के कार्यकाल को देखें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। जैसे सन 1970, 1970, 1979, 1989, 1991, 1996, 1997 और 1999 व ईयर 2004 में वास्तविक 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर दिया गया था। और यदि देश में कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए यानी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो लोकसभा की अवधि को एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, परंतु संकटकालीन स्थिति समाप्त होने के 6 महीने के भीतर विदिन 6 मंथ लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाना अनिवार्य होता है। लोकसभा के कार्यकाल के उपरांत यदि हम लोकसभा के अधिवेशन की चर्चा करें तो देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को जब भी उचित लगे वह लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है, परंतु एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 1 वर्ष के भीतर इसके 2 अधिवेशन होने जरूरी हैं। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। यदि लोकसभा की गणपूर्ति यानी कोरम को देखा जाए तो लोकसभा के अधिवेशन का विधिवत संचालन करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 1/10 भाग सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है। यहां पर मैं लोकसभा के सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का भी जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या के निर्धारण हेतु डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग अर्थात प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में सदस्यों की संख्या का पुनः समायोजन करना। पुनः समायोजन हेतु लोकसभा में स्थानों का आवंटन यानी राज्यों के बीच लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति यानी अथॉरिटी और पॉलिसी का डिसीजन करे और इसी के तहत भारतीय संसद ने 1952, 1962, 1972 और वर्ष 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लागू किया और वर्ष 2002 में 84 संविधान संशोधन के माध्यम से इन ईयर 2002 थ्रू 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 25 वर्षों तक यानी कि वर्ष 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थिर कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान में धर्म आधारित प्रतिनिधित्व का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं।
प्रारंभ में यह रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए किया गया था, परंतु समय समय पर इसकी समीक्षा के उपरांत इसे 10-10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके उपरांत यदि हम लोकसभा सदस्यों के विशेष अधिकारों की बात करें, तो देखिए लोकसभा के सदस्यों को कई विशेष अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है। जैसे सदन में सदस्यों को बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है और सदन में कही गई किसी भी बात के लिए या किसी भी बात के आधार पर सदस्यों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरा, सदन के सदस्यों को अधिवेशन शुरू होने से 40 दिन पूर्व और अधिवेशन के दौरान और 40 दिन बाद तक किसी भी सिविल मैटर में बंदी नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, यदि किसी सदस्य को क्रिमिनल मैटर में गिरफ्तार किया गया है, फौजदारी मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो इसकी सूचना सदन के अध्यक्ष को देनी होती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित कानूनों के तहत लोकसभा सदस्यों को वेतन, अधिवेशन में भाग लेने के लिए डेली अलाउंस, निशुल्क रेलवे और हवाई यात्रा और अन्य दूरसंचार सुविधाएं व अनेक सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके उपरांत यदि हम लोकसभा के कार्यों और शक्तियों की बात करें, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा की बात करें, तो इसे भी हम ठीक राज्यसभा की शक्तियों की भांति ही लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्टोरल पावर्स एंड अदर पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा के कार्यों और शक्तियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। सर्वप्रथम, यदि वैधानिक शक्तियों की बात की जाए, यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में लिखित किसी भी विषय पर विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को पारित कर दे तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे प्रेषित कर दिया जाता है। राज्यसभा किसी भी साधारण विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रोक सकती है और इसके पश्चात ऐसे विधेयक को यदि राज्यसभा पारित नहीं करती तो यह माना जाएगा कि इस पर राज्यसभा असहमत है और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन कॉल कर सकता है ताकि निर्णय को बहुमत से लिया जा सके। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो भी लोकसभा उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। इसके उपरांत यदि मैं राज्यसभा की एग्जीक्यूटिव पावर कार्यकारी शक्तियों की बात करूं तो देखिए लोकसभा को कई प्रभावशाली कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं। यदि संसद का कोई नियंत्रण कार्यपालिका पर है, यहां पर कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। देखिए संसद को यदि कोई भी कंट्रोल कार्यपालिका पर है तो वह लोकसभा का ही नियंत्रण है। वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ता है और यह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। लोकसभा कई तरीकों से कार्यपालिका को यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को कंट्रोल में कर सकती है। जैसे लोकसभा के सदस्य पूर्व सूचना देकर किसी भी विभाग के मंत्री से या उसके विभाग संबंधी कोई भी प्रश्न संसद में पूछ सकते हैं जिसका उत्तर देना मंत्रियों के लिए अनिवार्य होता है और इसी प्रकार यह व्यवस्था मंत्रियों को हमेशा उनके कार्य और उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत रखती है। दूसरा, यदि कोई सदस्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट ना हो तो वह पूरक प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी संसद में पूछ सकता है। लोकसभा के सदस्य अधिवेशन के दौरान किसी भी राष्ट्रीय महत्व, घटना या समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कॉल अटेंशन मोशन भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई
सार्वजनिक महत्व की घटना राष्ट्र में घटित हो जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से सदन में काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन भी पेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सदन का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध, सरकार के किसी विशेष नीति के विरुद्ध भी सदन में निंदा प्रस्ताव सेंश्योर मोशन भी पेश कर सकता है और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसके उपरांत सभी सरकारी विधेयक जो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, यदि लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएं या लोकसभा वार्षिक बजट या किसी मंत्री के वेतन या भत्तों में कटौती का प्रस्ताव पारित कर दे तो भी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इन सभी के पश्चात यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में पारित कर दे तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। इसके उपरांत हम लोकसभा की वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्र के वित्त पर लोकसभा का महत्वपूर्ण कंट्रोल होता है। फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत वित्तीय विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते। लोकसभा में पारित किसी भी वित्तीय विधेयक को राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकती है और इसके पश्चात वह विधेयक स्वतः उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में इसे लोकसभा ने पारित किया था। और यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक में यानी वित्तीय विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन करती है तो वह संशोधन या उस संशोधन को मानना या ना मानना भी लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा की वित्तीय शक्तियों के उपरांत यदि हम इसकी न्यायिक शक्तियों पर दृष्टिपात करें तो हम जानते हैं कि हमारे देश में न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है। फिर भी लोकसभा को कुछ ऐसी न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स प्राप्त है जिसका प्रयोग कर वह अपनी अधिकार सीमा में रहकर कर सकती है। जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के विरुद्ध महाभियोग संसद के दोनों सदनों में चलाया जा सकता है और यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो इन अधिकारियों को पदमुक्त किया जा सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध यदि दोषारोपण राज्यसभा द्वारा किया जाता है और लोकसभा को उस प्रस्ताव को पारित कर दे, यदि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को भी पदमुक्त किया जा सकता है। तीसरा, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण और महालेखाकार, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तथा चुनाव आयुक्त के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी अभियोग प्रस्ताव पारित कर दे तो इन अधिकारियों को इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अपने सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अनुशासन भंग किए जाने पर अथवा सदन की अवमानना, डेफेमेशन करने पर उसे दंडित भी कर सकती है। लोकसभा की न्यायिक शक्तियों के उपरांत यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड इसकी पावर्स पे गौर करें, संविधान संशोधन संबंधी इसकी शक्तियों पे गौर करें तो देखिए, संविधान में संशोधन के लिए कोई भी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है और संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की सहमति मिलना आवश्यक होता है। यदि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में समाधान के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मुकदमे में एक निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया भी एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया का ही काम है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से गतिरोध को दूर किया जा सकता है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियों के उपरांत हम लोकसभा के निर्वाचन संबंधी शक्तियों पर गौर करना चाहेंगे। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को सदन का अध्यक्ष और अन्य को सदन का उपाध्यक्ष भी निर्वाचित करती है। इसके अलावा यदि हम लोकसभा की अन्य शक्तियों पर गौर करें तो लोकसभा को उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे लोकसभा यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अन्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भी लोकसभा विचार करती है। सेकंड, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस स्थायी कानून का रूप केवल तभी ले सकता है जब लोकसभा इन अध्यादेशों को अपनी सहमति प्रदान कर दे। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा जब कभी भी संकटकालीन घोषणाएं की जाती हैं तो इसकी स्वीकृति लोकसभा द्वारा प्रदान की जाती है। वह इन घोषणाओं को समाप्त करने का अधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन की शक्ति भी लोकसभा को प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय संघ में यानी भारत में नए राज्यों को शामिल करना और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी लोकसभा को प्राप्त है। संसद या अन्य विधानमंडलों एवं मतदाताओं की योग्यताओं में परिवर्तन की शक्ति भी लोकसभा को ही प्राप्त है। राज्यों में विधानसभाओं की समाप्ति करना या उनकी पुनः स्थापना करना संबंधी प्रस्ताव भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। उपयुक्त वर्णित लोकसभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन यही स्पष्ट करता है कि भारतीय संसद का निम्न या फिर निचला या फिर लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा काफी शक्तिशाली सदन है। लोकसभा को वैधानिक, कार्यकारी, वित्तीय, चुनाव संबंधी, न्यायिक और कई अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका जो वास्तव में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है और लोकसभा भी मंत्रिपरिषद के कार्यकाल को प्रभावित करता है। वैधानिक तथा संवैधानिक क्षेत्रों में लोकसभा को राज्यसभा के समान ही शक्तियां दी गई हैं। फिर भी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा का पक्ष ही ज्यादातर सबल रहता है। लोकसभा की स्थिति इस दृष्टिकोण से भी शक्तिशाली बनती है कि वह जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और यह सदन जन इच्छा का प्रतीक माना जाता है। लोकसभा को हर क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं और यह सदन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों के प्रति ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। यही वजह है कि इसे भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसके अगले भाग में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, उसकी शक्तियों का जिक्र करना चाहेंगे। चूंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थैंक यू।